हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जय हिंद। दोस्तों, हम बायोलॉजी की शॉर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। तो दोस्तों, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोषक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ओके, पोषक पदार्थों में आप पहले नंबर पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा उत्पादक भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है वसा, ऊर्जा उत्पादक है। तीसरे नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन का काम मुख्यतः शरीर का निर्माण करना होता है। चौथे नंबर पे है विटामिन, विटामिन का काम उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करना होता है। पाँचवें नंबर पे है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। 6 नंबर पे है खनिज लवण, इसका उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। तो दोस्तों, ये आपने शॉर्ट में देखे प्रमुख पोषक पदार्थ हैं, उनके कार्य। अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम विटामिन से। तो विटामिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन के खोज करता है कैसिमिर फंक है, जिन्होंने 1911-1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन के अन्य नाम सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित। फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस द्वारा विटामिन को सहायक आहार कहा गया। अब तक लगभग 20 विटामिन ज्ञात हैं। विटामिन के प्रकार ज्ञात हैं। ओके दोस्तों, हम विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। घुलनशीलता मीन्स ये किस चीज़ में घुलनशील है। ओके, तो पहले है जो वो है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी ग्रुप के विटामिन होता है। ओके, और विटामिन सी ग्रुप। तो विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील एडेक, एडेक मीन्स ADEK, एडेक। तो ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों बी एंड सी। तो दोस्तों, ये हमने विटामिन का जनरल क्लासिफिकेशन किया। अब चलते हैं दोस्तों प्रमुख विटामिन्स तथा उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोगों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो विटामिन ए, पहले विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का अन्य नाम या साइंटिफिक नेम रेटिनॉल भी होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जीरोफ्थैलेमिया रोग, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन इत्यादि रोग होते हैं। और विटामिन ए का स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। होप दोस्तों विटामिन ए समझ आ गया होगा। विटामिन ए के बाद चलते हैं विटामिन बी ग्रुप के विटामिनों पे। ओके, तो इसमें पहले नंबर पे आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम थायमीन भी है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और वृद्धि रुकना। विटामिन B1 का स्रोत है, स्रोत में जिनसे हमें विटामिन B1 प्राप्त हो सकता है उसमें अनाज आ सकता है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध है इत्यादि। ओके, तो विटामिन B1 के बारे में हमने बात की। दोस्तों, अब हम विटामिन B2 की तरफ चलते हैं। विटामिन B2 में का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। और राइबोफ्लेविन अन्य नाम विटामिन B2 का है। विटामिन B2 से होने वाला रोग किलोसिस है। इसमें प्रमुख स्रोत है पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि हैं। ओके दोस्तों, विटामिन B3 की तरफ चलते हैं। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। ये निकोटिनिक एसिड या नियासिन इंपॉर्टेंट है।
विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है। बहुत एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन B3 से होने वाला रोग क्या है, तो वो है पेलाग्रा। स्रोत है विटामिन B3 का यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां इत्यादि। ओके दोस्तों, अब चलते हैं विटामिन B5 पे। विटामिन B5 का अन्य नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग में चर्म रोग और सफ़ेद बाल इत्यादि हैं। ओके, तो विटामिन B5 का स्रोत है अंडे, दूध, मांस और मूंगफली से हम विटामिन B5 प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, विटामिन B5 के बाद दोस्तों विटामिन B6 आता है। विटामिन B6 का अन्य नाम पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 से होने वाले रोगों में रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशिया ऐंठन इत्यादि होता है। रक्त क्षीणता जिसको एनीमिलिया भी बोलते हैं, रक्त क्षीणता एनीमिया। ओके दोस्तों, विटामिन B7 की तरफ चलते हैं। विटामिन B7 का अन्य नाम है बायोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों। रोग, विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में चर्म रोग और बालों का झड़ना प्रमुख है। इसका स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि। ओके दोस्तों, ये विटामिन B7 की बात की हमने। दोस्तों अब हम विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B9 का अन्य नाम फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। रोग इससे भी एनीमिया या रक्त क्षीणता रोग होता है और कुंठित वृद्धि होती है। ओके, इसके स्रोत हैं B9। विटामिन B9 का स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे इत्यादि। ओके दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का अन्य नाम साइनोकोबालामीन है। इस रोग, विटामिन B12 से होने वाले रोगों में घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम। ओके, विटामिन B12 का स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु, ये सब है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन B1 से B12 तक है विटामिन B, इसलिए विटामिन B को कंबाइंड फॉर्म में विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, कभी कभी डॉक्टर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की गोलियां देता है, इसका मतलब विटामिन B की कमी है और वो विटामिन B की कमी को पूरा करना चाहता है डॉक्टर। ओके, तो दोस्तों अगले विटामिन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है विटामिन C। विटामिन C का अन्य नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड से होने वाले रोग हैं स्कर्वी रोग, टमाटर और मिर्ची भी आती है, तो विटामिन C ये हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विटामिन D का अन्य नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन D से रोग जो होता है वो है सूखा रोग, जिसको रिकेट्स बोलते हैं या और ऑस्टियोमेलिसिया कहते हैं। विटामिन D के स्रोत में मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य प्रकाश में संश्लेषण होता है विटामिन D का। यानी दोस्तों जब भी हम विटामिन D को तभी अपने बॉडी में एक्टिवेट कर सकते हैं जब हम सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। ओके, विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाले रोगों में जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी है। विटामिन E के स्रोतों की बात करें तो उसमें तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन प्रमुख है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं विटामिन K की तरफ। विटामिन K का अन्य नाम है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। इसमें रोग है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, इससे होने वाले रोगों में है। और स्रोत हैं आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन E से रिलेटेड,
और विटामिन डी से रिलेटेड। दोस्तों क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो एक स्टेरॉइड्स है। तो स्टेरॉइड्स विटामिन आपका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल एक स्टेरॉइड विटामिन्स है। ओके दोस्तों अब हम थोड़ा दूध के बारे में बात कर लेते हैं। मिल्क को एक पूर्ण आहार कहा जाता है। मिल्क का सफ़ेद रंग पूर्ण आहार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई दूध पीता है तो उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चे भी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो 1 to 6 मंथ तक मम्मी का ही दूध पीता है। तो दूध को पूर्ण आहार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स उसको वैसे ही मिल जाते हैं दूध से। तो दोस्तों अब सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग कैसीन जो उसमें प्रोटीन होता है दूध में, उसके कारण उसका सफ़ेद रंग होता है जो कि फॉस्फोप्रोटीन होता है। ओके। गाय के दूध का हल्का पीला रंग दोस्तों बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम रेनिन, दूध में जो प्रोटीन है दोस्तों उसको पचाने वाला जो एंजाइम है, अभी हम डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम रेनिन एंजाइम को कवर करेंगे। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम रेनिन है। ओके, जो कि दूध में खट्टापन भी लाता है। दोस्तों दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करता है और लैक्टिक अम्ल ही दही होता है। ओके। तो दोस्तों दूध का संगठन की बात करें तो दूध में 87% यानी 77% तक जल होता है। उसके अलावा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी ये सभी पोषक तत्व होते हैं। इस वजह से ही दूध को हम पूर्ण आहार कहते हैं। ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स। दोस्तों सबसे पहले आपको एमिनो एसिड समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ एमिनो एसिड्स? तो दोस्तों जैसे हम डाइजेशन सिस्टम में पढ़ते हैं प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो प्रोटीन के पाचन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट बचती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोटीन कन्वर्ट जिसमें होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को ही एमिनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल। एमिनो अम्ल को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल और अनिवार्य अमीनो अम्ल। अनिवार्य अमीनो अम्ल जैसे कि नाम से पता है, अनिवार्य मीन्स ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं, उनको हम बाहर किसी फूड से या किसी खाने से प्राप्त करते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल को अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। दोस्तों अनिवार्य अमीनो अम्ल में नाम है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन एंड थ्रियोनिन प्रमुख है। ओके, ये अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है बट हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना पाती है, तो हमको बाहर खाने से या फूड के ज़रिए इन अमीनो अम्ल को लेना पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों अनिवार्य अमीनो अम्ल, मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिसके हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषित होते हैं, जो अमीनो अम्ल उनको बोलते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। इसलिए हमारी बॉडी में ये खुद ही संश्लेषित हो जाते हैं, तो हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मुख्यतः है ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैराजीन, अर्जिनिन, सिस्टिडीन, ये प्रमुख है। ओके, तो दोस्तों ये तो था अमीनो अम्ल का क्लासिफिकेशन अनिवार्य और अनिवार्य के बेस पे। तो दोस्तों अभी हमने अमीनो अम्ल प्रकार देखे, अनिवार्य और अनिवार्य अमीनो अम्ल।
दोस्तों जैसे हमने अमीनो अम्ल के बारे में बात की, तो अमीनो अम्ल क्या था? एक यूनिट था। यूनिट किसकी यूनिट थी? प्रोटीन की यूनिट। तो अब हम थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोटीन? दोस्तों प्रोटीन का नामकरण जे मुल्डर ने किया था। ओके, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के का बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन होता है, वो अभी हम आगे देखते हैं। ओके, तो प्रोटीन का नामकरण जे मुल्डर ने किया। प्रोटीन के खोजकर्ता जे बर्जेलियस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन निर्माण की बेसिक इकाई एमिनो अम्ल है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी होती है? एमिनो अम्ल से मिलके बनी होती है, यानी एमिनो अम्ल की चेन बनती है तब जाके पॉलीपेप्टाइड और फिर प्रोटीन बनता है। ओके, तो शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। ओके, प्रोटीन के कार्य में मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, ये इंपॉर्टेंट है, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, कोशिका जीव द्रव्य ऊतक निर्माण करना, तो ये प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे, भारी धातु, लवण और उष्मा। ये एक्सरे हो गया, भारी धातु, लवण और उष्मा प्रोटीन को विकृत कर देते हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ला जाते हैं। ओके, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में क्वाशियोकर और मेरेस्मस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वाशियोकर और मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन के प्रकार की। तो दोस्तों प्रोटीन जो है, प्रोटीन 3 प्रकार का मुख्यतः होता है। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन। दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सरल प्रोटीन में केवल एमिनो अम्ल से निर्मित है जो प्रोटीन, उनको बोलते हैं सरल प्रोटीन्स। उदाहरण है एल्ब्यूमिन, हिस्टोन। ओके, दूसरा व्युत्पन्न प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होता है। जो प्राकृतिक प्रोटीन है उसके जलीय अपघटन से जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, जैसे पेप्टॉन्स है और पेप्टाइड्स है। ओके, बात करते हैं संयुग्मी प्रोटीन की। तो एमिनो अम्लों के साथ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जिनमें एमिनो अम्ल के साथ में अन्य समूह भी जो जुड़े होते हैं उनको संयुग्मी, जैसे नाम से पता चल रहा है, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः होते हैं 1:2:1 के अनुपात में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन का संयोजन इकाई होती है एमिनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा केराटीन। ओके, हमारे सींग, हमारे बाल, नाखून और जानवरों के खुर, जानवरों के सींग और त्वचा में जो उपस्थित प्रोटीन है उसका नाम है अल्फा केराटीन प्रोटीन। ओके, मस्तिष्क में एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद हैं पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग है बेरी के पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग है बेरी। दोस्तों और देखते हैं, मिर्च में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है। दोस्तों क्योंकि विटामिन ए जल में घुलनशील विटामिन नहीं है तो हमारी बॉडी उसको फ्लश नहीं कर पाती, इसलिए ये विटामिन ए शरीर में संचित होता रहता है और यकृत में संचित होता है विटामिन ए। दोस्तों कमेंट में लिखिए विटामिन ए के अलावा और कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होने के कैपेबल है। तो दोस्तों हमने देखा था वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये हमारी बॉडी में स्टोर होने वाले विटामिन हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ओके, स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम है विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। ओके दोस्तों, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम या अन्य नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वह विटामिन जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, विटामिन डी। दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक स्टेरॉयड है? प्लीज़ कमेंट में लिखिए। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड सल्फर। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रमुख खनिज और उनके कार्य। ओके, तो सबसे पहला खनिज हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम खनिज का स्रोत है कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि। मैग्नीशियम का कार्य है तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होता है ये, और कैंसर से बचाव हेतु सहायक है मैग्नीशियम खनिज। ओके, हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है। दोस्तों अगला प्रमुख खनिज में आता है जस्ता, जिसको जिंक भी कहते हैं। इसका स्रोत है मछली, यकृत आदि। इसका कार्य है इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक है ये। इंसुलिन दोस्तों एक टाइप का इंसुलिन, आपको पता है दोस्तों, इंसुलिन एक इंजेक्शन होता है जो इंसुलिन का इंजेक्शन आपने सुना होगा जब डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन की कार्य की हेतु ये आवश्यक होता है जिंक या जस्ता। दोस्तों अगला तांबा है। दोस्तों तांबा यानी कॉपर, इसके स्रोत है मछलियाँ, यकृत एवं अनाज। इसका कार्य है हीमोग्लोबिन संश्लेषण में, अस्थियों के निर्माण में और इलेक्ट्रॉन संवाहक के फॉक में इसका कार्य है। किसका? तांबे का यानी कॉपर का। दोस्तों अगला है कोबाल्ट, इम्पॉर्टेंट है। स्रोत है मांस, मछली, जल इत्यादि। कोबाल्ट आरबीसी संश्लेषण में हेल्पफुल होता है और विटामिन B12 का भी संश्लेषण कोबाल्ट के द्वारा होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए विटामिन B12 का अन्य नाम क्या था। दोस्तों इसके अलावा पोटेशियम है, जो जिसका स्रोत है केला, खजूर, बीस, ब्रोकली आदि। इसका कार्य है पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेगों का संरक्षण, शरीर में विद्युत अपघट्यों का संतुलन। दोस्तों शरीर में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन होना अनिवार्य है। उसका संतुलन करने में पोटेशियम रोल अदा करता है। ओके दोस्तों, सोडियम की बात करें तो सोडियम का स्रोत है साधारण नमक, जो हम घर में खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, मछली, अंडे आदि हैं। इसका कार्य भी दोस्तों सेम है, पेशीय संकुचन। पेशीय मीन्स मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन और तंत्रिका आवेग का संचरण सेम है दोस्तों। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का स्रोत है दूध, ये आपको पता होगा, पनीर, अंडा, मछली, साबुतन, रागी इत्यादि। दोस्तों कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए एक इम्पॉर्टेंट खनिज है। रुधिर स्पंदन में सहायता करता है कैल्शियम, और पेशीय संकुचन में भी सहायता करता है। ओके दोस्तों अगला है लोहा कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि से प्राप्त होता है, और इसका कार्य है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस में हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतकों में ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ये हमने प्रमुख खनिज। इसके अलावा है दोस्तों इसके अलावा फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का स्रोत है दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। स्रोत यहाँ से हमको फॉस्फोरस मिलता है। फॉस्फोरस के कार्य इंपॉर्टेंट है, हड्डियाँ और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में इसका ही रोल होता है। अब हम आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन का स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, समुद्री खरपतवार और मछलियाँ।
दोस्तों हमारी गले में एक थायराइड ग्लैंड्स होती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो संश्लेषण करता है उसके लिए आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, ये आज हमने दोस्तों विटामिन्स देखा और प्रमुख खनिज देखा और उनके कार्य देखे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।